हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। लास्ट वाले वीडियो तक में हम लोग देख लिए थे कि एक फाउंडेशन का शटरिंग लगा करके कंक्रीटिंग किस तरह से होता है। अब कंक्रीटिंग पे जब हम लोग आए हैं तो अब कंक्रीट से रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टीज़ है वो सिविल इंजीनियर को पता होना चाहिए। आप अपने कॉलेजेस वगैरह में जो पढ़ते हैं वही चीज़ हम यहाँ पे वापस डिस्कस करेंगे, मगर ये थोड़ा ब्रीफ होगा। इसमें उतनी सिर्फ चीज़ें होंगी जितना आपको साइट पे जानना ज़रूरी है। बाकी कंक्रीट टेक्नोलॉजी में बहुत सारी चीज़ें हैं, उतना हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। तो हम लोग जो अपना आज डिस्कस करेंगे उसका जो टॉपिक होगा वो होगा आपका स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, क्योंकि ये स्ट्रेंथ आपके लिए ज़रूरी है। कैसे ज़रूरी है अभी इस पूरे लेक्चर में आप समझ जाएंगे। उसमें क्या नॉमिनल मिक्स क्या होता है, डिज़ाइन मिक्स क्या होता है, कैसे बनाया जाता है, ये सारी चीज़ें हम लोग अभी जब डिस्कस करेंगे। तो अगर आप लास्ट वाले क्लास में अगर आपको कोई डाउट रह गया होगा कंक्रीट से रिलेटेड तो वो सारा कोशिश करेंगे कि यहाँ ऑटोमेटिक आपका कवर हो जाए। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट्स रह गया जो यहाँ कवर नहीं हो पाता है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे वो पूछ सकते हैं। अब स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट क्यों ज़रूरी है इस बात को समझिए। सबसे पहले प्रोसेस क्या होता है, आप अभी तक इंटर्नशिप करते आ रहे हैं, आपको पता है कि पहले आप एक ड्राइंग प्रिपेयर किए, क्लाइंट को दिखाए, क्लाइंट वो ड्राइंग देख करके उसको अप्रूव कर दिया कि उसको यही वाला बिल्डिंग बनाना है। उसके बाद अब आप उस बिल्डिंग को बनाने के लिए, अब जैसे वो मान लीजिए G+10 स्टोरी है, तो जब 10-11 स्टोरी का बिल्डिंग होता है तो आप उसको यूं ही नहीं बना सकते। उसके लिए आपको प्लानिंग करना होगा, कैलकुलेशन करना होगा, डिज़ाइन करना होगा। तो आप एक स्ट्रक्चर इंजीनियर को हायर किए, उसको आपने कहा कि एक G+10 स्टोरी का बिल्डिंग बनाना है, क्या उसमें कैलकुलेशंस आने वाले हैं वो आप प्रोवाइड कर दीजिए। जितना आप साइज़ बताएंगे, जितना आप रेनफोर्समेंट का क्वांटिटी बताएंगे, उतना ही हम लोग साइट पे प्रोवाइड करेंगे। यही मेन उसका पर्पज़ होता है। जो स्ट्रक्चर इंजीनियर ड्राइंग देते हैं वो लोड के हिसाब से कैलकुलेटेड रहता है। अब कैलकुलेटेड रहता है तो उससे आप कम नहीं दे सकते, अदरवाइज़ वो बिल्डिंग फेल हो जाएगा। तो वो जो आपको कैलकुलेट करके देगा स्ट्रक्चर इंजीनियर, वो आपको कुछ एज्यूम करेगा। जो सबसे पहला एजम्पशन होगा उसका वो ये होगा कि वो जैसे कंक्रीट का ग्रेड डिसाइड करेगा। जैसे उसने डिसाइड किया कि M20 कंक्रीट होगा, ठीक है, ये उसका एक क्राइटेरिया हो गया। दूसरा उसने डिसाइड किया कि FE415 या FE500 आपका स्टील होगा, ठीक है। ये दो चीज़ उसने डिसाइड किया। अब इन दोनों के हिसाब से ही अब वो पूरी बिल्डिंग का कैलकुलेशन करेगा। पूरे बिल्डिंग में जो भी आपके लोड्स आ रहे हैं, जहाँ पे बेडरूम है, आपका किचन है, सब पे लोड अलग अलग होगा, स्लैब का थिकनेस अलग अलग है तो वो कैलकुलेट करेगा। तो सारे लोड्स को कैलकुलेट करके जब आप डिज़ाइन ऑफ RCC स्ट्रक्चर पढ़ते होंगे तो आपको ध्यान होगा कि उसमें जैसे आप बीम डिज़ाइन करते हैं या कॉलम डिज़ाइन करते हैं तो वहाँ पर आप देखते होंगे क्वेश्चन में गिवन रहता है ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट और ग्रेड ऑफ स्टील। ये दो चीज़ आपको मैंशन रहता है। तो ये दो चीज़ जो है ये आपका डिज़ाइनर जो होता है ये पहले कंसिडर कर लेता है। जैसे आपके एरिया को वो जानता है कि किस एरिया पे आपको बनाना है, ये उस एरिया में कंक्रीट किस लेवल का पहुंच सकता है। उसको जैसे बता दिया जाता है कि आसपास में कोई RMC प्लांट नहीं है तो उसको पता है कि वो बहुत हाई ग्रेड का जो कंक्रीट होगा M40, M35, ये सब वो इमेजिन नहीं कर सकता है कि वहाँ पे अवेलेबल होगा। तो वो इसको मान के भी नहीं चलेगा, उसको पता रहेगा कि यहाँ पे कंक्रीट बहुत हाई नहीं हो सकता है, तो वो कंक्रीट का ग्रेड को लो कर देगा, रेनफोर्समेंट का ग्रेड को थोड़ा बढ़ा देगा और इसके हिसाब से वो कैलकुलेशन करेगा। अब आप मार्केट से ये FE500 तो खरीद के ले आएंगे। उसने कहा कि FE500 लगाना है तो आप FE500 का स्टील ले आए, जैसा हम लोग अपने साइट पर अभी तक देख भी रहे हैं कि FE500D है। अब ये FE500 में आपको टोटल 3 तरह के रेनफोर्समेंट आते हैं। एक रेनफोर्समेंट आता है FE500 प्लेन, दूसरा रेनफोर्समेंट आता है FE500D जो अभी हम लोगों के साइट पे आया हुआ है, तीसरा रेनफोर्समेंट आता है FE500S। ये 3 रेनफोर्समेंट मार्केट में अवेलेबल होता है। हम लोग जनरली FE500 न्यूमेरिकल्स वगैरह में यूज़ कर लेते हैं, लेकिन एक्चुअली ये 3 रहता है। तो तीनों में जो आप यील्ड स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो वो 500 ही है। कोई सा भी आप स्टील लेंगे तो जो उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ होगा उस स्टील का वो 500 न्यूटन पर mm² ही मिलेगा। लेकिन उसके साथ साथ जो एडिशनल एडवांटेज होता है वो क्या होता है कि आपका कंक्रीट, हम लोग जब RCC बनाए थे स्टार्टिंग में, आप लोग को पता नहीं बताया कि नहीं बताया कि हम लोगों का ये जो कंक्रीट बनता है, सॉरी मतलब जो हम लोगों का ये जैसे फॉर एग्जांपल बीम बनाए तो ये RCC हुआ क्योंकि यहाँ पे हम लोग रेनफोर्समेंट दिए और बाकी में कंक्रीटिंग किए। कंक्रीट होता है आपका ब्रिटल और आपका ये जो स्टील होता है ये होता है आपका डक्टाइल। तो क्योंकि कंक्रीट ब्रिटल होता है तो कंक्रीट अगर फेल होना होगा तो वो सडनली फेल हो जाएगा, जैसे ग्लास वगैरह फेल होता है, वो ब्रिटल वाला कॉन्सेप्ट है।
अब जो डक्टाइल जो भी मेंबर्स होते हैं वो जब फेल करेंगे तो वो फेल होने के लिए, अगर ये उनका स्ट्रेट लेंथ है तो फेल होने से पहले वो कुछ आपको ऐसा साइंस देंगे, मतलब वो पहले उसमें स्ट्रेचिंग आएगा, उसका साइज इलोंगेट होगा और फिर अल्टीमेटली नेकिंग होते हुए वो यहाँ पर से टूट जाएगा। तो इतना में क्या होगा कि ये जो इतने सारे साइंस आपको शो होते हैं तो आपको बच के निकलने का टाइम मिल जाता है। तो इसलिए आपका डक्टाइल जो भी चीज़ होता है वो ज़्यादा यूज़ किया जाना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में। अब कंक्रीट क्योंकि ब्रिटल है लेकिन यूज़ तो उसको करना ही है, तो इसके साथ हम लोग क्या करते हैं कि स्टील रेनफोर्समेंट ऐड कर देते हैं। तो जब स्टील रेनफोर्समेंट ऐड किए तो ये पूरा सेक्शन जो है ये डक्टाइल बिहेव करने लगता है, क्योंकि इसमें डक्टाइल मेंबर हम लोग ऐड कर दिए हैं। तो ये डक्टाइल मेंबर अपने साथ साथ कुछ कंक्रीट को भी ऐड कर लेता है, फिर उस कंक्रीट के साथ बाकी अपना कंक्रीट का मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग है। तो ये टोटल जो बीम है आपका, एग्जांपल अभी बीम का बता रहे हैं कि ये टोटल बीम जो है ये आपका डक्टाइल बिहेवियर दिखाने लगता है। अब ये अगर आप Fe500 स्टील देते हैं तो भी ये डक्टाइल रहेगा, लेकिन अब क्योंकि डक्टिलिटी हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है कि अगर आपका जैसे अर्थक्वेक का फोर्सेज आता है तो अर्थक्वेक का फोर्सेज हॉरिजॉन्टल लगता है। अगर आपका ये बिल्डिंग है आपका G+10 स्टोरी, तो इसमें ग्राउंड जो है वो आपका कुछ इस तरह से मूव करेगा। मान लेते हैं अर्थक्वेक लेफ्ट से राइट जा रहा है तो आपका बिल्डिंग जो होगा वो इनर्शिया फोर्स के कारण वो थोड़ा इधर मूव करेगा। तो इसमें जितने भी जॉइंट्स होंगे, ये आपके फ्लोर्स हैं अगर, तो ये सारे आपके क्या हो गए, जॉइंट्स हो गए। ये जितने भी जॉइंट्स होंगे इन जॉइंट्स पे आपको हॉरिजॉन्टल फोर्स लगेगा अर्थक्वेक के कारण, इनर्शियल फोर्स के कारण। ग्राउंड आगे बढ़ेगा, बिल्डिंग पीछे रहना चाहेगा क्योंकि ये स्टैटिक है और ये मूव कर रहा है, डायनेमिक है। तो ये जब वापस अपनी जगह पे रहेगा तो इसका मतलब है कि ये जॉइंट्स जो होंगे इस पर सबसे ज़्यादा स्ट्रेस आएगा। अब यहाँ पे अगर आपका ब्रिटल रहा तो ये फेल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों को डक्टिलिटी चाहिए। इसका मतलब है कि हम लोग कैसे डक्टिलिटी इम्पार्ट कर सकते हैं, रेनफोर्समेंट की हेल्प से कर सकते हैं। तो हम लोग रेनफोर्समेंट तीनों हम लोगों का Fe500 ही है, लेकिन ये जो एडिशनल ये जो दो रेनफोर्समेंट और मार्केट में आ रहे हैं दोनों क्या है कि डक्टिलिटी में आपका डिफरेंट होता है, मतलब तीनों के रेनफोर्समेंट का जो डक्टिलिटी है वो अलग अलग होता है। तो सबसे कम जो होता है वो आपका Fe500 का डक्टिलिटी होता है, उससे थोड़ा ज़्यादा मिलता है आपको Fe500D में, मतलब इसमें जो है वो डक्टिलिटी 6% होता है, तो इसमें अप्रॉक्सीमेटली 12% होता है। मतलब इसका थोड़ा सा ज़्यादा, डबल नहीं कह सकते हैं, मगर क्या है कि इसमें अगर 6% है टोटल का तो इसमें 12% है टोटल का, ठीक है। उसके बाद ये जो 500S है इसमें होता है आपका 18%। तो आप देख सकते हैं कि ग्रेजुअली जो है तीनों स्टील में डक्टिलिटी ज़्यादा मिलते जा रही है। जितना ज़्यादा डक्टाइल होगा रेनफोर्समेंट उतना ईजी होगा आपके अर्थक्वेक फोर्सेस को डिस्ट्रीब्यूट करने में, क्योंकि डक्टाइल बिहेवियर रखेगा। टूटने से पहले अगर रेनफोर्समेंट उस लोड को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है तो वहाँ पे टूटेगा ही नहीं, क्योंकि लोड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। तो ये तीनों का ही स्ट्रेंथ 500 है, कैलकुलेशन में 500 ही लेंगे, लेकिन क्योंकि आपको डक्टिलिटी एक्स्ट्रा मिल रहा है तो ये एक्स्ट्रा डक्टिलिटी हम लोग कोशिश करते हैं कि जितना ज़्यादा डक्टाइल मिल जाए उतना अच्छा, क्योंकि जब लोड पड़ेगा उस समय बिल्डिंग कैसा बिहेव करेगा ये जनरली नहीं पता होता है। कैलकुलेशंस हम लोग सारे कर लेते हैं मगर वो थियोरेटिकल होता है। एक्चुअल में जब प्रैक्टिकल आएगा, कोई फोर्स लगेगा, अर्थक्वेक आएगा या विंड फोर्स के कारण बिल्डिंग में लोड अगर गवर्न कर रहा होगा तो वो किस लिए मतलब फेल होगा या किस तरह से फेल होगा वो उसको एग्जैक्टली उस टाइम पे डिटेक्ट कर पाना बहुत मुश्किल है। इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि रेनफोर्समेंट ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेड का हम लोगों को डक्टाइल मिले। तो स्ट्रेंथ 500 ही मिलेगा लेकिन डक्टिलिटी बढ़ जाएगा, ये हम लोगों का एडिशनल एडवांटेज होता है। तो इसलिए हम लोग साइट पे जब इंजीनियर तो 500 डिसाइड किया और वो 500 के हिसाब से कैलकुलेशन कर दिया। अगर आप यही वाला रेनफोर्समेंट बाय करते हैं Fe500 तो भी कोई इशू नहीं है, डक्टिलिटी और स्ट्रेंथ दोनों तो आपको रिक्वायर्ड कैलकुलेशन के हिसाब से आ ही चुका है। लेकिन क्योंकि क्लाइंट थोड़ा एक्स्ट्रा मतलब सेफ होने के लिए वो कोशिश करता है कि थोड़ा कॉस्ट ज़्यादा लगे मगर थोड़ा डक्टिलिटी भी मिल जाए। अब 500S बहुत कम यूज़ होता है बिल्डिंग्स वगैरह में, क्योंकि इसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। नॉर्मल 500 रेनफोर्समेंट के मुकाबले 500S का कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए ये ज़्यादा सेल नहीं होता है। ये वाला आपका आजकल ज़्यादा सेल हो रहा है क्योंकि इसमें एडिशनल डक्टिलिटी और बहुत ही थोड़े से एक्स्ट्रा कॉस्ट पे ये आपको मिल जाता है। तो हम लोगों के साइड पे ये रेनफोर्समेंट मिल रहा है। यहाँ तक का स्टोरी आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। अब पॉइंट पे आते हैं कि ये तो हुआ कि हम लोग रेनफोर्समेंट का टाइप आपको समझा दिए। अब इस रेनफोर्समेंट के हिसाब से जैसे Fe500 के हिसाब से जो डिज़ाइनर है वो आपका कुछ कैलकुलेशन किया और उसने बताया कि आपको जैसे कॉलम्स में 10 रेनफोर्समेंट लगने हैं, फाउंडेशन में आपको 125 की स्पेसिंग पे आपको 16 mm का रेनफोर्समेंट लगना है। ये सारी चीज़ें कहाँ से आई, कैलकुलेट करके आई।
तो रेनफोर्समेंट का आप कह सकते हैं कि जो भी स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड है वो तो आप प्रोवाइड कर दिए, क्योंकि आप मार्केट से वो स्टील खरीद के ले आए। अब कंक्रीट में उसने डिसाइड किया था कि M20 लगाना है फाउंडेशन में, लेकिन आपको पता कैसे चलेगा कि M20 कंक्रीट किसको कहते हैं? साइट पे आपका एग्रीगेट रखा हुआ था, साइड पे आपका कोर्स एग्रीगेट रखा हुआ था, फाइन एग्रीगेट रखा हुआ था, सीमेंट के बैग्स रखे हुए थे। आपने यहाँ पे इसको टिल्टिंग मिक्सचर में आपने इसको लगाया, तीनों को मिक्स किया और आपने कंक्रीट बना दिया। लेकिन ये कंक्रीट कितने स्ट्रेंथ का आया ये कैसे पता चला? तो इसके लिए कॉन्सेप्ट आता है नॉमिनल मिक्स और डिज़ाइन मिक्स का। अब ये नॉमिनल मिक्स और डिज़ाइन मिक्स क्या होता है, पहले ये समझिए कि हम लोग कंक्रीट का, हम लोगों के पास ग्रेड जो होता है वो कितना होता है। ग्रेड क्या होता है? कंक्रीट का स्ट्रेंथ। तो यहाँ से एक टॉपिक आता है, ये आता है आपका ग्रेड ऑफ कंक्रीट। जब आप IS 456 ओपन करेंगे तो उसमें आपको टेबल नंबर 2 है, उसमें आपको बताता है IS 456 2000। यहाँ पे लिख देते हैं कि ये जो भी चीज़ें हम लोग अभी डिस्कस करेंगे ये IS 456 इसका जो 2000 वाला वर्जन है उसके हिसाब से डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। इसमें आपको टेबल नंबर 2 है और टेबल नंबर 2 में आपको मेंशन्ड है कि कंक्रीट का जो ग्रेड है वो हम लोगों के पास इंडिया में जो अभी अवेलेबल है वो M10 से शुरू होता है, मतलब कंस्ट्रक्शन पर्पज़ के लिए, फिर M15 आता है, फिर 20, 25, 30, 35, 40 और इसी तरह से ये 80 तक आपको कोड में जो है वो मेंशन है। लेकिन जो पुराने प्रैक्टिस की बात करें कि पहले से जो प्रैक्टिस चला आ रहा है उस हिसाब से हम लोग जब पहले कंक्रीट बनाते थे वो बनाते थे हम लोग M5, M7.5, उसके बाद आता था M10 और फिर यहाँ से ग्रेजुअली आपका 15, 20 सेम वैसे ही जैसे चल रहा है ये करते हुए आपका 80 तक आ जाता है, ठीक है। अब इसमें से IS कोड कहता है कि कंस्ट्रक्शन पर्पज़ के लिए अगर RCC आप बनाना चाह रहे हैं या कोई भी आप इंपॉर्टेंट सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन करना चाह रहे हैं तो ये ग्रेड ऑफ कंक्रीट आपको यूज़ करना है। लेकिन कई बार हम लोगों को मतलब बस एक नॉमिनल कंक्रीट चाहिए होता है एक हार्ड सरफेस देने के लिए, उसके ऊपर कोई लोड्स वगैरह नहीं आने वाला होता है। जैसे गार्डन में हम लोगों को एक छोटा सा रास्ता टाइप से बनाना है जो कि सॉइल का नहीं होना चाहिए, वो थोड़ा सा आपको हार्ड सरफेस होना चाहिए। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं कि M5, M7.5 का जनरल एक छोटा सा कंक्रीट बना देते हैं, नॉर्मल हम लोग हैंड मिक्सिंग करके। तो इसलिए ये सारा ग्रेड बता रहे हैं क्योंकि प्रैक्टिकल पर्पज़ में ये सारा होता है। कोड कहता है कि ये सारे जो 10, 20 वाले वैल्यूज़ है ये हम लोगों को यूज़ करना है। अब ये जो आपको कंक्रीट्स होते हैं ये कंक्रीट्स बनाए कैसे जाते हैं, अगर आपको ध्यान होगा तो आप मतलब अगर आप पहले देखे होंगे कहीं पे भी कंक्रीट बनता हुआ तो आप देखे होंगे कि किसी भी साइट पे पहले आपका कोर्स एग्रीगेट को स्प्रेड कर दिया जाता है, उसके बाद आपके फाइन एग्रीगेट को उसके ऊपर रख दिया जाता है और फिर उसके बाद उसमें सीमेंट का बैग जो है वो ओपन किया जाता है और फिर तीनों को थॉरोली मिक्स कर दिया जाता है। और जब तीनों को थॉरोली मिक्स कर देते हैं उसके बाद ये आपका कुछ ऐसा एक बन जाता है। इस पूरे में आपका सीमेंट, कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट मिक्स्ड है। अब आप देखते होंगे कि उसके बाद वर्कर जो है वो बीच में इस तरह से आपको थोड़ा सा गैप बना देता है और इसके अंदर इस पोर्शन को ऐसे संक कर देता है और यहाँ पे वो पानी भर देता है। उसके बाद ये फिर पूरे इस मिक्सचर को एक साथ मिला करके पूरे को ये कंक्रीट बना देता है। ये हम लोग जनरल प्रैक्टिस इंडिया में देखते हैं कहीं भी जहाँ छोटे लेवल का काम होता है। फिर थोड़ा अच्छे लेवल का काम होगा तो जो टिल्टिंग मिक्सचर यूज़ करके जैसा हम लोगों के साइड पे काम हो रहा है, और अच्छे लेवल का काम होगा तो हम लोग सीधा रेडीमिक्स कंक्रीट प्लांट से हम लोग ट्रांजिट मिक्सर ट्रक में कंक्रीट बनवा करके ही मंगवा लेंगे, डायरेक्टली साइड पे यूज़ कर लेंगे, उसमें और अच्छा क्वालिटी ऑफ कंक्रीट मिलेगा। तो ये सब अलग अलग लेवल्स होते हैं कंक्रीट के क्वालिटी के। अब ये जो क्वालिटी होता है इसका मतलब है कि जब आप इसको साइड पे इस तरह से मिक्स किए तो आप मिक्स कैसे किए थे, कुछ अमाउंट आप कोर्स एग्रीगेट लाए, कुछ अमाउंट आप फाइन एग्रीगेट लाए और कुछ एक बैग या 2 बैग आप सीमेंट यूज़ किए और उसको मिक्स कर दिए। तो जितना जितना ये अमाउंट में आप मिक्स करेंगे उसके हिसाब से कंक्रीट का स्ट्रेंथ जो होगा वो आपका बढ़ता जाएगा। जितना ज़्यादा आप मिक्स करेंगे सीमेंट को, जितना ज़्यादा आप मिक्स करेंगे फाइन एग्रीगेट को, उतना ज़्यादा आपका स्ट्रेंथ जो होगा वो बढ़ता चला जाएगा। अब ये कैसे अचीव किया जाता है, इसका मतलब क्या वैल्यू होगा। जैसे अगर आपको मन किया कि M10 कंक्रीट बनाएंगे तो उसके लिए क्या वैल्यू होगा, कितना मिक्स करना होगा, इसके लिए IS कोड आपको बताता है कि इसको हम लोग इरेज कर देते हैं। ये यहाँ आएगा M15, M20, M25 एंड बियॉन्ड, ठीक है। अब IS कोड कहता है कि अगर आपको M5 कंक्रीट बनाना है तो अभी हम यहाँ पे एक आपको रेशियो लिखते हैं, सीमेंट इज टू
सैंड इज टू कोर्स एग्रीगेट, तो कोर्स एग्रीगेट को हम लोग ए लिख देते हैं एग्रीगेट, ठीक है। तो सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट इसको मिक्स करके ही आप अपना कंक्रीट बनाते हैं, और प्लस आप वाटर साथ में ऐड करते हैं। तो वाटर का इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं होता है, वाटर के लिए फिर कंक्रीट टेक्नोलॉजी में हम लोग वाटर सीमेंट रेशियो वगैरह जो पढ़ते हैं वो सब कैलकुलेशन आ जाएगा, वो अभी हम लोग उतना कवर नहीं कर रहे हैं इसमें, ठीक है। अब ये जो रेशियो है, ये अगर आप कुछ एक पार्टिकुलर अमाउंट में रखेंगे तो आपका ये M5 का स्ट्रेंथ बनेगा। तो ये कितना होगा, ये होगा 1:5:10। मतलब है कि एक किसी भी एक जैसे आप मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, जैसे आपका एक टीन का डब्बा है, अगर आप उस टीन के डब्बे से अगर आप एक पूरा फुल अगर आप सीमेंट ले रहे हैं, तो उसी डब्बे से फुल अगर आप 5 टाइम्स अगर आप सैंड लेंगे और 10 टाइम्स अगर आप एग्रीगेट लेंगे और उसको अगर आप मिक्स करेंगे तो वो M5 का कंक्रीट बनाएगा, ठीक है। उसके बाद 7.5 के लिए ये हो जाता है 1:4:8, M10 के लिए 1:3:6, M15 के लिए 1:2:4, M20 के लिए 1:1.5:3। और इसके बाद ये तो हो गया कि आपका M20 तक का कंक्रीट आपका बन गया। इसके बाद आईएस कोड कहता है कि ये जो 25 से लेकर के 80 तक के जो कंक्रीट है, ये आप साइट पे मैनुअली जो वर्कर्स आपका मिक्स करके बनाता है वैसे नहीं बना सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी जो प्रिसीजन है वो नहीं अचीव किया जा सकता है, जो एक्चुअल स्ट्रेंथ है वो उतना नहीं निकाला जा सकता है। ये सारे रिसर्च होकर के टेस्ट कर लिए गए हैं कि इसका पॉसिबल नहीं है कि M25 और M30 को साइट पे मैनुअली मिक्स करके अचीव कर लेना। तो इसके लिए आपको यहाँ से शुरू हो जाता है कि हम लोग जाते हैं रेडी मिक्स कंक्रीट प्लांट और वहाँ ऑर्डर देते हैं कि हम लोगों को M25 या M30 का कंक्रीट चाहिए, और उस कंक्रीट को वो वहाँ प्रिपेयर करते हैं ऑटोमेटेड सिस्टम से प्रिसीजन के साथ, और फिर ट्रांजिट मिक्सर में पुट करके आपके साइट पे भेज देते हैं। जो आप देखते हैं कि गोल सा ट्रक घूम रहा है, उसके अंदर से कंक्रीटिंग निकल रहा है, तो वो प्लांट से डायरेक्टली आपके साइट पे कंक्रीट लाता है। आपको ये गिट्टी, बालू, सीमेंट ये सब खरीद करके अपने साइट पे रखने की ज़रूरत नहीं है, कंक्रीट बना बनाया आपको मिल जाएगा। तो क्योंकि आईएस कोड हम लोगों को कहता है कि 25 से लेकर के 80 तक जो भी कंक्रीट बनाना है वो आप हाथ से मैनुअली नहीं बनाएंगे। तो ये जो हम लोग सारे कंक्रीट बनाए मैनुअली, इसको अपने से मिक्स किए, अब उसको मिक्स करने में ये 5 की जगह पे कई बार थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, 10 की जगह पे ऊपर नीचे हो गया, तो ये सारे रीजंस की वजह से ही इसको कहा जाता है नॉमिनल मिक्स। नॉमिनल मिक्स का मतलब क्या है कि आपको एक वैल्यू बता दिया गया है फिक्स्ड 1:4:8। ये अगर आप अचीव करते हैं, अगर आप इतना ही मिक्स करते हैं तो आपको M7.5 का कंक्रीट बनेगा। ये आपको बुक्स जो है आपको बता दिया। अब हो सकता है कि आप साइट पे जब प्रिपेयर किए तो वो आपको M10 से भी ज़्यादा का स्ट्रेंथ दे रहा हो, वो अलग बात है, लेकिन आपको उसमें बुक्स के हिसाब से लेके चलना है कि 7.5 का आपका कंक्रीट प्रिपेयर हो गया है। चाहे वो स्ट्रेंथ 10 दे रहा हो, 12 दे रहा हो, एक दो केसेस में ऐसा हो सकता है कि आपने पानी थोड़ा कम ज़्यादा मिक्स कर दिया, या सीमेंट की क्वालिटी बहुत अच्छी हो गई, इसलिए आपका स्ट्रेंथ 7.5 आना चाहिए था, लेकिन वो आ रहा है 10, 12, 13, तो भी आपको बुक्स के हिसाब से थ्योरेटिकल आपको मानना है कि 7.5 ही आपका स्ट्रेंथ अचीव हुआ है। तो इसमें क्या होने लगा कि एक्स्ट्रा वेस्टेज होने लगा प्रॉपर्टीज़ का। आप कह सकते हैं कि 1:4:8 में M15 अचीव हो रहा है, लेकिन आप लेके कितना चल रहे हैं, उसका हाफ 7.5, तो वो रिमेनिंग 7.5 क्या है, वेस्ट हो रहा है। मतलब कॉस्टिंग आपका लग रहा है लेकिन आपको उतना फ़ायदा नहीं मिल रहा उसका। तो इन चीज़ों को देखते हुए आया था डिज़ाइन मिक्स। अब डिज़ाइन मिक्स क्या था कि ये सारी चीज़ें जो मिक्स होंगी ये किसी एक प्रोपोर्शन में मिक्स नहीं होंगी, इसको कुछ हम लोग वेट के हिसाब से बताएंगे। ये क्या है, वॉल्यूम सिस्टम है। वॉल्यूम क्या कि आपका ये एक टीन का डब्बा आपने लिया था, इस डब्बे से अगर आपने एक डब्बा अगर आपने सीमेंट लिया था तो इसी डब्बे से आप 4 डब्बा आप सैंड ले रहे हैं, 8 डब्बा आप एग्रीगेट ले रहे हैं, तब जाकर के आप कंक्रीट बना रहे हैं। तो ये किस पे डिपेंड हुआ, वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड हुआ। अब जबकि एग्रीगेट का आपका पता है आपको कि यूनिट वेट अलग होता है, सैंड का यूनिट वेट अलग होता है, सीमेंट का यूनिट वेट अलग होता है। तो जब तीनों का यूनिट वेट अलग है तो तीनों अगर आप एक डब्बे में अगर आप जमा करते हैं तो तीनों का जो इस बॉक्स का 3 बार जब आप वेट करेंगे, सैंड भर के, एग्रीगेट भर के, सीमेंट भर के, तो तीनों का वेट अलग अलग निकलेगा, क्योंकि सेम वॉल्यूम में तीनों का यूनिट वेट अलग अलग है, जो डेंसिटी वाला कॉन्सेप्ट होता है। तो इसलिए जब रिसर्च हुआ तो पता चला कि नहीं, ये नॉमिनल मिक्स में वेस्टेज बहुत हो रहा है। हम लोग इसके वेट के हिसाब से बात करेंगे कि कितना वेट रिक्वायर्ड है, उतना वेट हम लोग मिक्स कर देंगे और उसका हम लोग फिर वाटर वगैरह मिक्स करके सीमेंट कंक्रीट बना देंगे। वो जो स्ट्रेंथ देगा वो हम लोगों का ये वाला स्ट्रेंथ होगा, 25 से 30 वाला।
अब इसके लिए क्या आया कि हम लोग डिसाइड किए कि 1 m³ कंक्रीट का हम लोग पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं कि 1 m³ कंक्रीट बनाएंगे अगर 1 मीटर बाई 1 मीटर बाई 1 मीटर, तो ये हम लोगों का 1 m³ हो जाएगा। तो इतना अगर कंक्रीट बनाते हैं तो कितना रिक्वायरमेंट आएगा हम लोगों का सीमेंट का, कितना रिक्वायरमेंट आएगा सैंड का, कितना रिक्वायरमेंट आएगा एग्रीगेट का। तो अभी हम एक वैल्यू लिख रहे हैं, वो एग्जैक्ट नहीं है, वो बस लमसम हम आपको समझा रहे हैं कि जैसे कोई भी ग्रेड का, मान लीजिए आपको 25 बनाना है, तो हो सकता है जो आपका वैल्यू आएगा वो आएगा कुछ कि 340 kg का आपको सीमेंट यूज़ करना होगा। उसके बाद ये रेशियो दे देते हैं, ये आ जाएगा 620 kg फॉर एग्जांपल आपको सैंड लेना होगा, और 840 kg आपको कोर्स एग्रीगेट लेना होगा। कुछ इस रेशियो में आपका आंसर आएगा कि 340 kg सीमेंट, 620 kg सैंड और 840 kg एग्रीगेट। तो इसको जो आपकी जो RMC प्लांट्स होते हैं, जो आपको ऑटोमेटेड कंक्रीट बना करके आपके साइट पे भेजते हैं, वो क्या करते हैं कि वो जब भी 1 m³ कंक्रीट बनाना होगा तो वो इतना ही क्वांटिटी यूज़ करेंगे। अब अगर आपने ऑर्डर दिया कि हम लोगों को 10 m³ कंक्रीट चाहिए, जो कि हम आपको लास्ट वाले लेक्चर में समझाए थे कि साइट पे ये कैलकुलेट करना पड़ता है कि कितना m³ कंक्रीट आपको रिक्वायर्ड है। आपने कैलकुलेशन किया, आपको पता चला कि 10 m³ रिक्वायर्ड है, तो आप इनको ऑर्डर देंगे कि हम लोगों को 10 m³ का कंक्रीट चाहिए। तो उसको पता है कि 1 m³ में इतना लगना है, वो इसको 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करेगा और एक साथ सारा कंक्रीट बना देगा और धीरे धीरे आपके साइट पे भेजता रहेगा, क्योंकि उसको पता है कि रेशियो यही है। ये कैसे निकलता है, इसके लिए हम लोग कंक्रीट टेक्नोलॉजी में पढ़ते हैं, मिक्स डिज़ाइन वाला जो चैप्टर होता है वो हम लोग पढ़ते हैं। डिप्लोमा लेवल पे थोड़ा बेसिक आइडिया दिया जाता है, और जब बीटेक में पढ़ते हैं तो वहाँ पूरा इसका कैलकुलेशन करके आपको बताया जाता है कि आपको कितना एक M25 या 30 कंक्रीट बनाना है, तो कितने वाटर के साथ आपको कितना ये सारी चीज़ें ऐड करना पड़ेगा। तो ये होता है डिज़ाइन मिक्स। अब हम लोगों के साइड पे प्रॉब्लम क्या है कि हम लोगों को वहाँ साइड पे RMC प्लांट जो है वो 2 घंटे के रेंज में ऐसा नहीं है जहाँ से 2 घंटे में आपका कंक्रीट जो है वो मेरे साइड पे पहुँच जाए। इसका मतलब है कि ये 25 से लेकर के 80 वाला कॉन्सेप्ट जो है वो ख़त्म हो गया। तो हम लोगों के पास मैक्सिमम क्या रहा, M20 तक ही हम लोग मैनुअली बना सकते हैं टिल्टिंग मिक्सचर यूज़ करके। तो हम लोग इसलिए अपने साइट पे M20 वाला जो कंक्रीट है वो यूज़ कर रहे हैं। अब इसके लिए आपका जो डिज़ाइनर है उसने इसको ही ध्यान में रखा और ये FE500 को ध्यान में रखा, इसलिए ये 2 चीज़ आपके साइट पे पूरा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा कि कोई भी आप कंपोनेंट बना ले, स्लैब पे चले जाए, बीम पे चले जाए, M20 और FE500 ही रहेगा, क्योंकि यही 2 मैक्सिमम चीज़ है। स्टील का हाईएस्ट 500 है, कंक्रीट का हाईएस्ट आप ले सकते हैं 20। तो ये दोनों को ही यूज़ करके सारा जो है वो कंस्ट्रक्शन आपका हो रहा है। तो ये होता है आपका नॉमिनल मिक्स और डिज़ाइन मिक्स के बीच का डिफरेंस। क्या होता है नॉमिनल मिक्स, क्या होता है डिज़ाइन मिक्स, हम लोग क्यों M25-30 यूज़ नहीं कर सक रहे हैं साइट पे, क्यों हम लोग M20 पे ही आकर के रिस्ट्रिक्ट हो गए हैं, उसका ये पूरा कॉन्सेप्ट है आपका। ठीक है, अब ये तो फाइनल हो गया कि हम लोगों को M20 और FE500 लेना है। FE500 में कोई डाउट आपका रहा नहीं, क्योंकि आपने साइट उसको ख़रीद लिया, आपके साइट पे आ गया, आपका काम ख़त्म हो गया। अब जो आप ये M20 के लिए 1:1.5:3 जो आप सोच रहे हैं, तो आपने क्या किया कि अपने साइट पे सुपरवाइज़र को समझाया कि आपको ये 1:1.5:3 का कंक्रीट बनाना है। अब सुपरवाइज़र जो होते हैं, सुपरवाइज़र आपको मिस्त्री से थोड़े हायर ग्रेड का उनका इंटेलेक्चुअल रहता है, जो नॉलेज रहता है, और जूनियर इंजीनियर से थोड़े कम लेवल का रहता है। बहुत सारी चीज़ें टेक्निकल नहीं पता होती हैं, मगर उनको पता होता है कि ये 1:1.5:3 क्या होता है। ये एक प्रोसेस होता है कि असिस्टेंट इंजीनियर आपके जूनियर इंजीनियर को ऑर्डर देता है, तो वो उम्मीद करता है कि ये इंजीनियर है तो ये सारी चीज़ें समझ लेगा। जूनियर इंजीनियर जब आपके जो आपका सुपरवाइज़र को ऑर्डर देता है, तो वो उम्मीद करता है कि ये मिस्त्री लेवल का आदमी है, तो थोड़ा सा मिस्त्री को क्या समझाना है ये समझ जाएगा। फिर सुपरवाइज़र जब आपके मेसन को समझाता है, जो मिस्त्री को समझाता है, तो वो चीज़ें बताता है जो जेई साइट पे बता रहा था कि उसको ये करना है। कई बार मेसन जो है वो डायरेक्टली जेई का लैंग्वेज नहीं समझ पाता है, तो ये सुपरवाइज़र उसको समझाता है कि क्या अचीव करना है। तो उसने समझा दिया मेसन को कि 1:1.5:3, मतलब जिस डब्बे से 1 आप सीमेंट ले रहे हैं, उससे ही 1.5 आप सैंड लेंगे और उससे ही आप 3 एग्रीगेट लेंगे। अब साइट्स पे क्या होता है कि सीमेंट आप बैग से डायरेक्टली ओपन करते हैं, क्योंकि आप उसको बाहर कहीं पे बालू की तरह से आप एक जगह जमा तो कर नहीं सकते हैं, वो तुरंत हार्ड हो जाएगा एनवायरनमेंट के एक्सपोजर के कारण। तो सीमेंट को डायरेक्टली हम लोग बैग से कट करते हैं, बैग ओपन करते हैं और डायरेक्टली जाकर के उसमें हम लोग यूज़ कर लेते हैं, मतलब मिक्सर में हम लोग सीमेंट को पोर कर देते हैं। तो सीमेंट एग्जैक्टली उसी इंस्ट्रूमेंट, उसी बॉक्स से नहीं लिया जाता है जिस बॉक्स से आप सैंड और एग्रीगेट जो है वो आप यूज़ कर रहे हैं, तो उससे नहीं किया जाता है।
तो हम लोगों का काम ये होता है कि हम लोग मिस्त्री को ये समझाएं कि 1:1.5:3 होना चाहिए, ये नहीं होगा तो M20 नहीं बनेगा। तो इसलिए आपका काम है कि ये इस रेशियो में ही देना। अब वो लेबर्स को कैसे समझाएगा वो उसके हाथ में होता है। तो वो लोग क्या करता है कि इस रेशियो को अचीव करने के लिए इसका डबल, मतलब डबल या ट्रिपल करके एक सुटेबल वैल्यू ले लेता है। जैसे 1.5 अचीव करना बहुत मुश्किल है, एक बॉक्स से आप एक बॉक्स कॉन्क्रीट सैंड ले रहे हैं, फिर आप आधा बॉक्स और सैंड लेंगे तो कई बार आधा से कम भी हो सकता है, आधा से ज़्यादा भी हो सकता है। तो वो इसको क्या करता है, राउंड फिगर में कर देता है 2:3:6। रेशियो तो वही रहेगा 1:1.5:3 का, 1:1.5:3। अब ये वो अचीव कर सकता है साइट पे, क्योंकि वो पता है कि वो एक लेबर को बोल देगा कि हर एक कॉन्क्रीटिंग डिस्चार्ज होने से पहले 2 बार सीमेंट लाके मिक्स करना, 3 बार सैंड लाके मिक्स करना और 6 बार एग्रीगेट लाके मिक्स करना। तो उससे आपका जो मिक्स बनेगा वो उम्मीद करते हैं कि हम लोगों का M20 बन जाएगा। लेकिन अब ये कई बार साइट पे ज़रूरी नहीं होता है कि M20 सोच करके 1:1.5:3 लिए और वाटर के साथ मिक्स किए। अब क्योंकि आप अभी देख रहे होंगे कि जब आप फाउंडेशन में, जब हम लोग अभी कंक्रीटिंग किए थे तो वहाँ पे हम लोगों का वाटर सीमेंट रेशियो जो था, वाटर इस टू सीमेंट का जो रेशियो था, ये हम लोगों का हाई था। क्यों हाई था? क्योंकि हम लोगों को कंक्रीटिंग करना था फाउंडेशन में। फाउंडेशन में 800 mm का आपका केजिंग बना हुआ था, 900 mm का आपको फुटिंग बनाना था। तो कंक्रीटिंग जो बिल्कुल बॉटम पोर्शन पे जा करके स्प्रेड आउट हो जाए, आप उसको मैनुअली नहीं अब स्प्रेड आउट कर पाएंगे, क्योंकि आपका रेनफोर्समेंट का केजिंग बन चुका है। तो आपका कई बार हो सकता है हाथ अंदर तक नहीं जाएगा, जो आप वाइब्रेटर यूज़ कर रहे हैं हो सकता है वाइब्रेटर बहुत अंदर तक नहीं जाएगा। तो अगर आप एकदम हार्ड कंक्रीट बना देंगे जो वर्केबल नहीं होगा, तो वो पूरी जगह पे फ्लो करके पहुंचेगा नहीं। आपको कंक्रीट ऐसा बनाना है जो लगभग पानी की तरफ फ्लो करके पूरे उस आपके जो शटरिंग है उसमें शेप ले ले, और उसके बाद वो ऐसा भी पानी ना हो कि वो डिस्चार्ज हो जाए पूरा सीमेंट, लेकिन इतना मोल्टन होना चाहिए कि वो पूरा परफेक्ट शेप जो है वो फ्लो करके ले ले। इसलिए हम लोग फाउंडेशन में वाटर सीमेंट रेशियो ज़्यादा रखते हैं। फिर यही जब हम लोग कॉलम्स में आते हैं, ये तो हो गया फाउंडेशन की बात। जब हम लोग कॉलम्स में आते हैं तो फिर हम लोग इतना हाई नहीं रखते हैं, हम लोग थोड़ा मॉडरेट वाटर इस टू सीमेंट का रेशियो रखते हैं। तो इसलिए इतने सारे जो वेरिएशन हो रहे हैं, कई बार ज़्यादा कई बार कम, तो इसमें एग्जैक्टली आप ये नहीं कह सकते हैं कि कंक्रीट आपका M20 ही बना होगा। अब इसको पता करने के लिए हम लोग करते हैं क्यूब टेस्ट साइट पे। अब क्यूब टेस्ट क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं, अगर आपका मिस्त्री कह रहा है कि 2:3:6 को ही मिक्स करेंगे तो सर आपका M20 कंक्रीट बन जाएगा, और आपको पता है कि 1:1.5:3 होना चाहिए, तो वो इसको डबल करके भी आपको वही कैलकुलेशन समझा रहा है। तो आप क्या करेंगे कि आपको रेडी तो होना ही पड़ेगा, क्योंकि आपका मिस्त्री उसी हिसाब से काम करवा पाएगा लेबर से। आप बहुत ज़्यादा वर्कर के काम करने के मेथडोलॉजी में आप बहुत ज़्यादा वो नहीं कर सकते, इंटरप्ट नहीं कर सकते। तो आप क्या करेंगे, आप उसको कहेंगे कि एक काम करो, 2:3:6 का तुमको कंक्रीट बनाना है, तुम पहले ही फाउंडेशन कास्टिंग होने से पहले एक छोटा सा सैंपल कंक्रीट बना दो। उस सैंपल कंक्रीट को हम लोग टेस्ट कर लेंगे, टेस्ट करके चेक कर लेंगे कि कितना स्ट्रेंथ उसमें आ रहा है। यहाँ से आपका स्टार्ट होता है क्यूब टेस्ट का कहानी, कि आपका वो जो 2:3:6 है उसका 1 m³ कंक्रीट बना दिया जाएगा। वो कंक्रीट आपको अलग से बना करके 20-25 दिन पहले ही आपको बना के साइड पे दे दिया जाएगा कि ये आपका कंक्रीट होने वाला होगा। जब भी फाउंडेशन करेंगे हम लोग तो ऐसे ही बनाएंगे। अब यहाँ से वो जो कंक्रीट आपका स्प्रेड आउट होकर आपको कुछ ऐसा, मान लीजिए आपको कंक्रीट बन करके मिला साइड पे, आप इसको क्या करेंगे 150 mm बाई 150 mm का एक आप क्यूब बना लेंगे। बना के लेंगे मतलब आपको एक मोल्ड रहता है ऐसा, जो आपको मार्केट से आप बाय करके हर साइड पे आपको मिल जाता है। ये आप एक क्यूब बना लेंगे। इसका साइज़ क्या होगा, सारे क्यूब है तो सारे साइड्स इक्वल होंगे, ये होगा 150 mm का। तो इसको हम लोग लिखते हैं 150 बाई 150 बाई 150 का हम लोगों का क्यूब। अब ये कंक्रीट जो आपको यहाँ बना था, इसको आप क्या किए कि छोटे छोटे क्यूब के शेप्स में बनाने लग गए, और जितने भी क्यूब्स आपके बन सके, फॉर एग्जांपल आपके मान लीजिए 25 क्यूब्स बने। टोटल जितना कंक्रीट उसने एक सैंपल बना के दिया उसमें आपके 25 क्यूब्स बने। आप इन 25 क्यूब्स को जैसे ही बनाएंगे तो अब ये क्यूब शेप हो गया कंक्रीट का। आप इसको क्योरिंग वगैरह करेंगे और इसको फिर आप 28 डेज तक वाटर के अंदर में इमर्स करके रख देंगे। कंक्रीट बना, इसको हम लोग वाटर के अंदर में रख दिए। अब 28 डेज के बाद जो है वो हम लोग इसको वाटर से बाहर निकाले। अब हम लोग मान के चल रहे हैं कि इसमें कहीं भी एयर वॉइड्स नहीं है, क्योंकि ये टोटल आपको वाटर को एब्जॉर्ब कर चुका होगा, पानी के अंदर ही रखे हैं हम लोग 28 डेज। तो उसके बाद हम लोग इसको लगाते हैं कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन में। कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन
क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वाला जो हम लोगों का लेक्चर होगा उसमें हम लोग इसको देखेंगे कि ये कैसे क्यूब बनता है, उसके बाद कैसे सीटीएम मशीन में रख करके हम लोग उसमें से उसका स्ट्रेंथ चेक करते हैं, और उस स्ट्रेंथ को कैसे फिर बाद में कैलकुलेशन को मैनिपुलेट करके स्ट्रेंथ निकाला जाता है वैल्यू, जिससे हम लोगों को पता चल जाता है कि इस पूरे 25 कंक्रीट में जो 25 क्यूब्स बने हैं 25 में कितना स्ट्रेंथ आया है। और उस 25 के हिसाब से जो सबसे मिनिमम वाला होता है वो हम लोग चेक कर लेते हैं, सबसे मैक्सिमम वाला चेक कर लेते हैं, और देखते हैं कि कितना रिजल्ट जो है, जैसे हम लोगों को 20 चाहिए तो 20 से नीचे आपका सिर्फ इस 25 का 5% क्यूब का ही वैल्यू जो है वो 20 से नीचे आना चाहिए। मतलब इसको अगर हम लोग राउंड फिगर कर दें, इसको अगर हम लोग 25 नहीं करके 30 कर दें, तो 30 का 30 भी नहीं करते, इसको 40 कर देते हैं, तो 40 का आपका 5% कितना होता है 2। तो इसका मतलब है कि टोटल 40 में से जो 2 क्यूब्स हैं उसका स्ट्रेंथ आपके 20 से कम आ सकता है, अलाउड है, लेकिन बाकी जो 38 क्यूब्स होंगे उसमें 20 से ज़्यादा का स्ट्रेंथ आना चाहिए। इसी को हम लोग बोलते हैं कि 5% रिजल्ट जो है वो फेल नहीं होना चाहिए। मतलब इस 20 से नीचे 5% से ज़्यादा अगर क्यूब का रिजल्ट 20 से नीचे आ रहा है तो माना जाएगा कि ये 20 का कंक्रीट नहीं है। फिर उसके नीचे जो वैल्यू है 15 है तो माना जाएगा कि ये 15 का वैल्यू है। या नहीं तो अगर आपका सारा जो रिजल्ट है वो अगर 18 से ऊपर आ रहा है लेकिन आपका 20 से कम आ रहा है 10% वैल्यू, मतलब कुछ 19 आ रहा है और बाकी सबका ज़्यादा आ रहा है, तो 10% आ रहा है 19, इसका मतलब है कि ये 20 तो रहा नहीं कंक्रीट का स्ट्रेंथ, तो हम लोग इसको बोलेंगे कि सेफ साइड में 18 हम लोगों का स्ट्रेंथ है, तो ये बन जाएगा M18। अब साइड पे आप डिज़ाइन किए M20 के हिसाब से, तो इसका मतलब है कि ये जो आप मिक्स किए थे 2:3:6 ये आपको उतना स्ट्रेंथ नहीं दिया जितना आपको रिक्वायर्ड था, तो आप उसको कहेंगे थोड़ा सा सीमेंट बढ़ाओ, क्योंकि सीमेंट बढ़ेगा तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बढ़ेगा, तो सीमेंट को 2 के बदले वो 2.5 ले लेगा, बाकी इसको 3:6 ही रहने देगा, क्योंकि अब उसको चेंज करना पड़ेगा। 2:3:6 रख के आप देख लिए कि नहीं हो पा रहा है, 1:1.5:3 जो आपका मिस्त्री है वो मना कर रहा है कि ये नहीं कर पाएंगे ऐसे, तो इसका मतलब है कि मिस्त्री ऐसे काम कर पाएगा, उसमें थोड़ा सा चेंज करवा दीजिए, बोलिए थोड़ा सा 2 से ज़्यादा सीमेंट दे दो, उससे आपका ये M18 था तो वो M20 आपका आ जाएगा। ये क्यूब टेस्ट से आपको पता चल गया कि अब आपका स्ट्रेंथ जो है वो M20 आ रहा है। अब आप उस कंक्रीट को लेंगे और आप जाएंगे अपने साइट पे और अब आप फाउंडेशन का कंक्रीटिंग जो है स्टार्ट करेंगे, जो कि आप देख चुके हैं फाउंडेशन का कंक्रीटिंग आपका हो रहा है। अब हम आपको बताएंगे कि ये क्यूब टेस्ट कैसे होता है, इसके बाद आपका ये टोटल स्टोरी जो है वो आपका क्लियर हो जाएगा। तो आज के लेक्चर में हम लोग जाने कि नॉमिनल स्ट्रेंथ क्या होता है, नॉमिनल मिक्स क्या होता है, डिज़ाइन मिक्स क्या होता है, ये दोनों चीज़ें कैसे की जाती हैं, साइट पे कौन सा कंक्रीट बनाते हैं, किससे ज़्यादा स्ट्रेंथ का कंक्रीट हम लोग नहीं बनाते हैं, ये चीज़ें आपको एकदम क्लियर हो जानी चाहिए। अब इसके बाद जो आप सीमेंट बनाए कंक्रीट बनाए अपने साइट पे वो किस स्ट्रेंथ का है ये आपको नहीं पता है, तो उसके लिए हम लोग करेंगे अपना क्यूब टेस्ट। अब क्यूब टेस्ट में क्या करेंगे, क्यूब बनाएंगे, n नंबर ऑफ क्यूब्स बनाएंगे, उसका हम लोग टेस्टिंग करेंगे और देखेंगे कि कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन में जब हम लोग उसको रख करके उस पर लोड लगा रहे हैं तो उसमें हम लोगों को कितना स्ट्रेंथ जो है वो मिल रहा है, उसके हिसाब से हम लोगों का फाइनल हो जाएगा। ठीक है, तो आज वाले इस लेक्चर को यहीं पे हम लोग एंड करते हैं। नेक्स्ट वाला लेक्चर जो आपका आएगा वो आपका क्यूब टेस्ट का प्रैक्टिकल वीडियो होगा, उसमें हम आपको समझाएंगे कि किस तरह से हम लोग क्यूब का स्ट्रेंथ जो है वो प्रैक्टिकली साइट पे निकालते हैं। ये तो हो गया थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, अब हम लोग उसका प्रैक्टिकल वीडियो देखेंगे, फिर हम लोगों का फाउंडेशन का जो लगभग कॉन्सेप्ट होगा वो सारा क्लियर हो जाएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, कॉलम्स की तरफ बढ़ेंगे और फिर ऊपर हम लोग बीम्स एंड स्लैब की तरफ जाएंगे। इस बीच में जो भी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स आते रहेंगे वो सारी चीज़ें हम लोग उसके साथ में डिस्कस कर लेंगे। तो आई होप आपको आज के इस लेक्चर में ये सारी चीज़ें जो है ये समझ में आ गई होंगी। थैंक यू।